कैसे हैं भाई लोग। तो जैसा कि हम लोगों का ब्लॉग चल रहा था लगातार प्रैक्टिस सेशन का, तो वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है। आज जो है हम लोग खास लेके आए फोर्स फोर्स का जो टॉपिक है, उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग शॉर्ट टाइम में देखेंगे किस तरह से वो कवर किया जाए। तो हम लोग सिर्फ मोस्ट फोकस रहेगा क्या, ग्रुप डी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आते हैं टॉपिक की तरफ। जय हिंद। 15 अगस्त आने वाला ही है, सबके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो जब भी बात करते हैं हम लोग फोर्स की, तो फोर्स क्या है? तो ये एक एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट वन लाइनर क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ग्रुप डी के। तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है। ये क्या करता है? तो ये चेंज करता है या फिर ट्राई टू चेंज द पोजीशन पोजीशन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है? जैसे हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स तो हम लोग किसी के ऊपर लगाएंगे, तो जैसे हम लोग किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा? चेंज हो जाएगा उसका शेप, साइज या फिर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर उसको चेंज करने का कोशिश करेगा कभी भी फोर्स लगाते हैं। तो ये है एक एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं हम लोगों का? तो हम लोगों का क्वेश्चन पहला आता है कि फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या है? तो फोर्स का एसआई मात्रक हम लोग बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन याद रखना है, जिसको कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही एसआई मात्रक का बात किया तो हम लोगों को पता होगा 3 तरह का मात्रक होता है। एक हम लोग बोलते हैं सीजीएस यूनिट। तो कभी कभी सीजीएस यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, फोर्स का पूछ दिया जाता है, याद रखना है आपको। वो होता है डाइन, DYNE, डाइन। और कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन के अंदर जो है 10⁵ डाइन होगा, तो न्यूटन जो है बड़ा यूनिट है। और ऐसे भी पता है, ये तो ऐसा हो गया किस सिस्टम में हम लोग बोलते हैं इसको, तो मीटर केजी सेकेंड। ये सीजीएस से नाम क्लियर हो रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और इसी तरह एक और होता है जो इंग्लैंड में चलता है यूनिट, उसको भी अगर नाम याद रख सकते हैं तो रखिए, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये 3 तरह का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं इसके यूनिट से। तो फोर्स के बाद इस चैप्टर में हम लोगों को नया नाम जानना है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। हम लोगों को इसके आगे थोड़ा छोटा जगह है इसलिए थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? अब आगे का नया टॉपिक ये। इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है, उसकी विशेषता है, प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, उसी स्टेट में रहता है। प्रॉपर्टी ऑफ इट्स स्टेट। किस तरह से ये बात मैं कह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल है रखा हुआ है, तो वो चाहेगा कि हम रुके ही रहें, आगे नहीं बढ़ें। उसी तरह कोई फुटबॉल अगर उसको कोई किक कर दिया, वो मूव कर रहा है, तो वो फुटबॉल क्या चाहता है कि हम चलते ही रहें, रुके नहीं। तो वो अपने स्टेट को सोचता है कि हम गेन करके रखें। उसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं इनर्शिया। डिफिनेशन पूछता नहीं है हम लोगों के ग्रुप डी के एग्जाम में, तो हम लोग मीनिंग समझ जाएंगे तो टिक कर लेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं सर। इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का जनरली मास बताता है, कि ये मास को डिफाइन करेगा। इनर्शिया बोल देता है किस चीज़ को डिफाइन करेगा, तो ये जो है मास ऑफ द बॉडी डिफाइन करेगा। अब बहुत ही प्रसिद्ध लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसी फोर्स के चैप्टर में आता है फर्स्ट लॉ, फिर होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, और फिर होता है न्यूटन थर्ड लॉ। ये तीनों लॉज जो है ये इसी चैप्टर के हैं और इम्पोर्टेंट है। नाम से क्लियर हो रहा है किसके द्वारा बताया गया होगा, तो न्यूटन के थ्रू। लेकिन न्यूटन था बहुत चालाक। सबसे पहले जो साइंटिस्ट के बारे में बताया था उनका नाम था गैलीलियो गैली। और उन्होंने क्या किया कि सारा इस्टेब्लिशमेंट, सारा रिलेशन को बता दिया, लेकिन वो जो है उस सर्टेन जो होता है वेरीफाइड करने का बाद वो वेरीफाई नहीं किए। और न्यूटन जो है बाद में आया और इस चीज़ को वेरीफाई करके बोल दिया कि ये तीनों लॉज होते हैं, और उसका नाम दे दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। मतलब दूसरा का चुराया हुआ है। किसका था? गैलीलियो का। लेकिन हम लोगों का ग्रुप डी के एग्जाम में अगर आता है तो न्यूटन के थ्रू दिया गया है, सीधा टिक मार के आगे बढ़ जाना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? तो फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, जब कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगाया जाए। कोई बॉडी
कोई बॉडी या फिर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। स्टेट मतलब मोशन और रेस्ट, स्टेट में रहना चाहेगा जब तक कि बाहरी फोर्स उसमें काम ना करे, बाहरी फोर्स ना लगे। ये सिंपल सा स्टेटमेंट था हमारा, मैंने उल्टा लिखा है, आप लोग जब देखें तो उल्टा देखें। ये जो है सिंपल सा स्टेटमेंट था फर्स्ट लॉ का, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि कोई बात। जैसे मान लीजिए कि हम जो है ये बोर्ड को ऐसे रखे हुए हैं, इसको नहीं छुएंगे तो ये रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन जैसे इसको छू के उठाएंगे या फिर हिलाते हैं तो ये जो है हिलने लगा या फिर निकलने लगा, इसी को बोल रहे हैं बाहरी फोर्स। हम इसके ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं इसका स्टेट को चेंज करने के लिए। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बताता है, तो वो जो है डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया देता है। मैंने क्या बोला, इनर्शिया किसके बारे में बताता है, तो मास के बारे में बताता है, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताएगा, तो ये डिफिनेशन देगा किसका, तो इनर्शिया का। इनर्शिया का। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इस फर्स्ट लॉ से आगे बढ़ के, तो आता है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ खासा इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट हम लोगों को अगर पूछ दे तो स्टेटमेंट तो सिंपल सा याद रखिए, क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये है सीधा स्टेटमेंट, एक लाइन का याद रखना, अगर आया न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट टिक मार के आगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसी डिफिनेशन से हम लोगों को मिलता क्या है, तो एक फार्मूला जो हम लोग बहुत बार यूज़ किए होंगे, F इज इक्वल टू ma, यही सेकेंड लॉ से मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ वो क्या देता है, तो वो देता है डिफिनेशन ऑफ फोर्स। यही सेकेंड लॉ जो है न्यूटन वाला, ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा डिफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में। और वहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू ma। उसके बाद यहाँ पे एक नया जो वर्ड आ गया है मोमेंटम, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग फोर्स का जो है समझ चुके हैं इसका यूनिट वगैरह, इसलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ के सीधा मोमेंटम में आ रहे हैं। अब मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम नाम बहुत बेहतरीन है, मोमेंट खास पल, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है ये होता है सिंपली गुना, किसका गुना, तो ये होता है मास गुने वेलोसिटी। अगर अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन आ जाए तो यही लिखा रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, आपको बताना है, तो इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पे क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। अब मोमेंटम जो है, किसी ऑब्जेक्ट का वजन ज़्यादा होगा तो याद रखिएगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ दें कि दो वस्तु लिए हुए हैं या दो ट्रक है मेरे पास, एक में वजन डाला हुआ है एक में बिना वजन का है, किसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। और दूसरा, अगर मास को अगर हम फिक्स्ड कर दें, मास को अगर हम लोग दोनों के लिए बराबर कर दें, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सीधा याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे जो है हम लोग मोमेंटम को P से सिंबल से डिनोट करते हैं, तो लिखते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। अब यहाँ से जो है मोमेंटम का यूनिट पूछ सकता है आपसे कि एसआई यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, तो इसका जो है एसआई यूनिट वो हो जाता है, सिंपल सा याद रखना है, मास का क्या लिखते हैं हम लोग, केजी, और वेलोसिटी का क्या लिखते हैं, वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड।
तो इसका यूनिट भी हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। इसका दोनों का याद है, इसका आप ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारा जो है मोमेंटम का हो गया। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो यही कि अगर मास फिक्स कर दिए हैं, वेलोसिटी बढ़ा घटा रहे हैं, तो बताइए किसका मोमेंटम ज़्यादा है। अब जो है मोमेंटम में ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं दो ऑब्जेक्ट है और फिर आगे ये यहाँ से ये चल रहा था, इसका वेलोसिटी जो है v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, और चूंकि v1 जो है वो बड़ा है v2 से, तो ये टकरा जाएगा और फिर टकराने के बाद ये फिर से आगे चलने लगेगा। तो फिर इसका वेलोसिटी चेंज होकर अगर ये हम v मान लेते हैं फाइनल, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको u1 मान लीजिए, u1 है क्योंकि u मतलब इनिशियल होता है, मतलब पहली बार वेलोसिटी देखे तो u है, और जब दूसरी बार टकराने के बाद देखेंगे तो v है। तो अब ये v1 और v2 के वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा, तो मास इसका सपोज करते हैं m1 मास है, इसका m2 मास है, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है। तो एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इन दोनों को गुना कीजिए, क्योंकि मोमेंटम के लिए दोनों को गुना करते हैं। तो m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी प्लस ये वाला जो है m2 u2 बराबर होता है, लॉ के हिसाब से वो कंजर्व होता है, घटता बढ़ता नहीं, बराबर होता है आफ्टर कोलिजन। तो m1 v1 और प्लस m2 v2 के। तो ये वाला अगर कहीं पे आ गया तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है, बस सीधा सा बना देना है क्वेश्चन। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को है न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट वो पूछा जाता है, और थर्ड लॉ का डेफिनेशन या स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि होता है कुछ इस तरीके से, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात तो लिख दी है, ये तो स्टेटमेंट दिखा कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसका लॉ है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ। टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई, हम जैसे इस दीवार को, यहाँ पे ये दीवार या बोर्ड को ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे रहे तो बोर्ड भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है। जैसे मान लीजिए किसी आप बैल उल को पकड़िए, उसका सींग, तो आप जितना दम लगाइएगा वो भी उतना ही दम लगाता है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मतलब हम एक्शन कर रहे हैं, वो रिएक्शन दे रहा है, उसके जितना हम ताकत लगाएंगे उतना ज़्यादा वो ताकत लगाता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। तो आज के लिए इतने ही, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका फोर्स के ऊपर। इसी तरह का एक दो वीडियो और रहेगा जिसमें कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स करके बिना टाइम ज़्यादा लिए सबको डील करते हैं ग्रुप डी में, जो इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।